हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो वो इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जब G20 की मीटिंग है बाली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, तो उसी समय में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक मीटिंग हुई। तो उसी वजह से इंडिया और यूके का जो बायलैटरल रिलेशन है वो यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है। अगर हम बात करें इंडिया यूके का बायलैटरल रिलेशन है, उसको एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था 2004 के अंदर में। बट अगर हम बात करें जो मई 2021 का जो समय था, 2021 मई का, उसके समय में एक वर्चुअल समिट होती है हमारे दोनों पीएम के बीच में, ब्रिटेन और इंडिया के जो पीएम हैं सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे दोनों पीएम्स के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग होती है। तो उसी समय में एक रोड मैप है जिसे 2030 के लिए तैयार किया गया। बेसिकली ये रोड मैप इस वजह से था कि आने वाले जो 10 ईयर हैं उनके अंदर में जो हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है उसको किस तरीके से डेवलप करना है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या इंडिया का यहाँ पे टारगेट होगा और क्या यूके का टारगेट होगा कि जिनको ट्रेड के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड को कितना बूस्टअप करना है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे एक रोड मैप है उसे तैयार किया गया। इसी रोड मैप के अंदर जो हमारी जो बायलैटरल रिलेशन थी, बायलैटरल जो पार्टनरशिप थी, उसको यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में यहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया गया इंडिया की जो और यूके की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, इंडिया ने यहाँ पे प्रायोरिटी एक रिलेशनशिप के रूप में आइडेंटिफाई किया है यूके को। और यूके को अगर हम बात करें कि यूके के द्वारा भी भारत को अभी रिसेंटली जो G7 की जो मीटिंग हुई, G7 एक ग्रुप है स्टूडेंट्स, कभी इसको G8 भी बोला जाता था, फिर बाद में जो रसिया है उसको यहाँ से निकाला गया, रसिया के एग्जिट के बाद में ये वापस से G7 क्रिएट हुआ है। G7 काफ़ी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है। तो वहाँ पे इंडिया को एक गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जा रहा है कंटिन्यू काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे जो G7 की जो मीटिंग है जो यहाँ ब्रिटेन के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई अभी रिसेंटली, तो उस समय इंडिया को यहाँ पे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया और यूके की अगर जो पार्टनरशिप है, जिसके अंदर हम अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखें तो अनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप है। 2021 की उसी वर्चुअल समिट के समय इंडिया और यूके के जो पीएम हैं उन्होंने हमारी जो पार्टनरशिप है इसको स्ट्रेटजिक कम्प्रीहेंसिव पार्टनरशिप के अलावा अगर हम बात करें अनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप के रूप में भी इसको लॉन्च किया है, डेवलप किया है। यहाँ पे जो मेन काम है दोनों कंट्रीज़ का, वहाँ पे मेन काम है कि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको यहाँ पे डबल करना है। अगर हम बात करें ट्रेड से रिलेटेड, जो जनवरी 2022 के अंदर में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड एक जो डिस्कशन और डेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ था। इसका जो डेडलाइन था वो दिवाली का समय था 2022 का। बट ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकली क्राइसिस होने की वजह से ये डील अभी मिस हुआ है। इसका जो डेट था जो अभी ये आने वाले समय में 2023 के समय में इसका जो डील है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो सकता है इंडिया और अगर हम बात करें यूके के बीच में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे एम है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है वो कम से कम 100 बिलियन के आसपास अचीव हो 2030 तक। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 100 बिलियन के आसपास ट्रेड है वो अचीव हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा यहाँ पे जो बायलैटरल जो ट्रेड है उसको डबल करने से रिलेटेड भी बात की गई है अनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप के अंदर। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इंडिया ने 99 कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और सेकंड पोजीशन यहाँ पे फ्री ट्रेड जो एफडीआई है उसके अंदर सेकंड पोजीशन इंडिया होल्ड करता है यूएसए के बाद में, जो यूके के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। अगर हम बात करें यूके का इंडिया के अंदर में, तो 6th लार्जेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टर है यूके, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए,
नीदरलैंड और जापान के बाद में इंडिया में, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा FDI आती है वो मॉरिशस, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज़ से हमको रिसीव होती है। तो यहाँ पे 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर UK, और इंडिया वहाँ पे 2nd लार्जेस्ट है। तो इस तरीके से इंडिया और UK का जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये इंडिया UK बायलैटरल रिलेशनशिप की जो मीटिंग है उससे रिलेटेड जो ट्रेड के कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे एक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है जिसका जो 10th एडिशन है उसको अभी रिसेंटली हम बात करें कि जो मिजोरम है वहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट, 10th जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है ये बेसिकली यहाँ पे जो G20 का जो टूरिज्म ट्रैक है, G20 के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव होते हैं G20 के अंदर, तो वहीं पे एक इनिशिएटिव है टूरिज्म का ट्रैक करना, मींस द टूरिज्म को बूस्ट करने से रिलेटेड है। तो उसी के अंदर इंडिया का यहाँ पे मेन फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसको टूरिज्म की जो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए कि जो इन्वायरमेंटल टूरिज्म है, जो इकोलॉजिकल टूरिज्म है, उसके अंदर भी नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इंडिया यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी दिसंबर 1 से लेकर 30 नवंबर तक नेक्स्ट ईयर तक, तो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी होने की वजह से इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करे, उसको यहाँ पे प्रमोट करे। तो मिज़ोरम यहाँ पे पहली बार ऐसा कोई इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है उसे यहाँ पे होस्ट करेगा। इसके पहले वाले जो 9 एडिशन हैं जिनका यहाँ पे डेवलपमेंट गुवाहाटी के अंदर, तवांग के अंदर, शिलोंग के अंदर, गंगटोक, अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, इन सभी सिटीज़ में किया गया। आपको इन सभी सिटीज़ के बारे में, इनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये कब इनका जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, ये सब हमारे पॉलिटी के चैप्टर्स हैं। तो इसी तरीके से आप इंटरलिंकिंग करके जब सब्जेक्ट्स को रीड करोगे तो आपको काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियर होंगे। आप देखिए कि यहाँ पे तवांग की बात की गई है, तवांग के अंदर बेसिकली मोनेस्ट्री भी हैं, तो हमारा जो मोनेस्ट्री का पार्ट आता है तो वहाँ पे आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए कि तवांग कहाँ पे लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की यहाँ पे बात की गई है। अब हम बात करें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का, तो ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में। जो टूरिज्म पोटेंशियल है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो उसको यहाँ पे बूस्ट करना है। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बेसिकली यहाँ पे ब्रिंग करता है टुगेदर द टूरिज्म बिजनेस की जो फैटर्निटी है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे जो 8 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन सभी से। बेसिकली यहाँ पे जो टूरिज्म पोटेंशियल को यहाँ इंक्रीज़ करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग टूरिस्ट बन के वहाँ पे आएँ। तो इसी वजह से आप देखिए कि ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इस सेक्टर से रिलेटेड जो है वर्क करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी एनक्लेव। तो स्टूडेंट, 4th एडिशन इंडियन केमिकल काउंसिल का अभी न्यू दिल्ली के अंदर सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के रूप में ऑर्गेनाइज हो रहा है। बेसिकली ये कुछ दिनों की मीटिंग है, वहाँ पे बैठ के सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बात की जाएगी कि किस तरीके से जो केमिकल है उसको रिड्यूस किया जाए हमारे डे टू डे लाइफ में। आप देखिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं, क्या तो वो प्लास्टिक का बना हुआ है या केमिकल का, कहीं ना कहीं वहाँ पे इफ़ेक्ट है। तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी यूज़ के लिए ये यहाँ पे एक कॉन्क्लेव है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार का जो ये 2 दिन का जो इवेंट होने वाला है, इसका जो मेन काम है कि जो बोर्ड रूम टू कम्युनिटी ESG कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशनल सेफ्टी एंड ग्रीनर सॉल्यूशन नाम से यहाँ पे थीम रखी गई है। कॉन्क्लेव का जो मेन एम है कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल के रूप में यहाँ पे इंक्रीज करना है। स्टूडेंट्स, ये केमिकल काउंसिल का जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव है, ये इंडियन केमिकल काउंसिल का जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है UNEP के द्वारा। UNEP जो ही हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन के द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन UNEP विद सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
तो ये बेसिकली दो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक UNEP है और एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे ये इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें UNEP की, तो स्टूडेंट्स 1972 के समय में UNEP का इस्टेब्लिशमेंट में आया। UNEP एक इन्वायरमेंट की एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी के रूप में काम करता है अंडर द यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है उसके अंडर में। स्टूडेंट्स UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे नैरोबी केन्या के अंदर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। UNEP एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बातें हों, एजेंडा हो जिसको प्रमोट करना हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो, या ग्लोबल इन्वायरमेंट को यहाँ पे एडवोकेट करना हो। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं UNEP के द्वारा, इनके बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं कि काफ़ी जो जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट है और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो UNEP के द्वारा समय समय पे एनुअली बेसिस पे पब्लिश की जाती हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडियन केमिकल काउंसिल की, तो इंडियन केमिकल काउंसिल बेसिकली 1938 के समय इस्टेब्लिश हुआ। स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि 2021 का जो पेपर था, 2021 और 22 के जो पेपर हैं, इनके अंदर एक या दो कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे टी बोर्ड है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे रिलेटेड UPSC ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इंडियन केमिकल काउंसिल एक अपेक्स नेशनल बॉडी है जो सभी केमिकल इंडस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिकल हो, इनऑर्गेनिक केमिकल से रिलेटेड हो, प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड कोई भी केमिकल है, उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इंडियन केमिकल काउंसिल की। तो इस्टेब्लिश कब हुआ? 1938 के समय। इंडियन केमिकल काउंसिल एक डेडिकेटेड है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए वर्क करने से रिलेटेड, और यहाँ पे जो केमिकल है वो सस्टेनेबल हो, जिसका यूज़ कर सकें, ऐसा ना हो वो डिजास्टर के रूप में क्रिएट हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडस्ट्री है, वो ऑथराइज करती है कि जो सभी इंडियन केमिकल काउंसिल की जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो या चेन्नई में हो, वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फॉर द एक्सपोर्ट के लिए इशू करती हैं। इंडियन केमिकल काउंसिल के दो यहाँ पे इनिशिएटिव हैं, रिस्पॉन्सिबल केयर और अगर हम बात करें नाइसर ग्लोब के रिलेटेड, यहाँ पे दो इनके इनिशिएटिव हैं। तो स्टूडेंट्स जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे बेसिकली कोई भी केमिकल है जिसे इंडिया से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है इंडियन केमिकल काउंसिल इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे ऑथराइज करता है इंडियन केमिकल काउंसिल को कि केमिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडिया से अगर एक्सपोर्ट होता है तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्टिफाइड करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंडियन केमिकल काउंसिल के बारे में देखा, जो कॉन्क्लेव हो रहा है दिल्ली के अंदर। UNEP के बारे में देखा, हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर लोकेटेड है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकालता है। इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जो न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है 2 दिन के लिए। हमने इंडियन टूरिज्म मार्ट के बारे में देखा, नॉर्थ ईस्ट के बेसिकली जो टूरिज्म है उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने से रिलेटेड है। अभी इसका जो 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है उसको यहाँ पे मिजोरम के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। हमने यहाँ इंडिया UK के बायलैटरल रिलेशन के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप रेगुलरली पढ़ाई कीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए अपने स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।